हे गाइस, वेलकम बैक टू डिकीशील भैया। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तुम्हारे क्लास 12 के सबसे पहले चैप्टर को। ये सुन के तुम्हें थोड़ा सा फनी लगेगा कि तुम्हारा जो सबसे पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। हालांकि ये स्टोरी बिल्कुल भी फनी नहीं है, ये स्टोरी बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाला है। वैसे इस स्टोरी के राइटर है अल्फोंसे डॉडेट और ये एक फ्रेंच नोवेलिस्ट है और ये कहानी फ्रैंको पर्शियन वार के टाइम की है जिसमें फ्रांस पर्शिया से हार गया था। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है ना कि इस वार को लीड हमारे बिस्मार्क चचा ने ही किया था एंड तुम में से मैक्सिमम लोग इनका नाम ऑलरेडी हिस्ट्री में कई बार सुन रखा है। वैसे इस बात को याद रखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब पर्सिया फ्रांस से वार जीतता है ना तब वो फ्रांस के दो मेन डिस्ट्रिक्ट एल्सिक और लॉरेन को अपने साथ शामिल कर लेता है, बेसिकली हड़प लेता है। और क्या, वैसे इस स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर है। सबसे पहला जो कि मैं खुद बन के आया हूँ, फ्रांस जो है ना वो एक स्टूडेंट है और वो इस पूरे स्टोरी का नरेटर भी है। दूसरे आते हैं एम हैमिल जो कि एक फ्रेंच टीचर है। और वैसे देखा जाए तो इस स्टोरी में एक और कैरेक्टर है लेकिन वो मेन कैरेक्टर नहीं है, तुम उसे साइड कैरेक्टर मान सकते हो। उनका नाम है हाउजर और ये एक विलेजर है जो कि रिटायर्ड मेयर है। ओके, देखो मेरा नाम है फ्रांस और मैं स्कूल निकलने के लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि एम हैमिल मुझे आज बहुत ज्यादा डांटने वाले हैं। वैसे एम हैमिल हमारे फ्रेंच टीचर हैं और वो आज बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं बेस्ड ऑन पार्टिसिपल्स और मुझे पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं आता है। और यही रीजन है कि मैं स्कूल निकलने के लिए इतना लेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डांट खाने का कोई शौक नहीं है और इसलिए मुझे डर भी लग रहा है। वैसे मैं बंक भी कर सकता हूँ क्योंकि डांट खाने से तो अच्छा ही है ना कि मैं इधर उधर घूम के टाइम पास कर लूँ। शाम तक मैं इधर उधर घूमूंगा और फिर वापस घर आ जाऊंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे आज का दिन भी कितना अच्छा है ना, कितना वार्म है, कितना ब्राइट है। और ये जो बर्ड्स है, ये जो चिड़िया है वो कितने प्यारे प्यारे वॉइस में चहचहा रही है, मतलब चिरपिंग साउंड निकाल रही है, वो भी ट्रीज पे बैठकर। और यहाँ से कुछ ही दूर में एक सॉमिल है। सॉमिल का मतलब जहाँ पे लकड़ियाँ काटी जाती है, वहां पे बहुत ज्यादा जोर जोर से मार्च पास्ट की आवाज आ रही है क्योंकि वहां पे पर्शियन सोल्जर मार्च पास्ट कर रहे हैं। वैसे ये सभी चीज मुझे बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लग रही है लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस टेम्पटेशन को दबाकर स्कूल जाना ही पड़ेगा और इसलिए मैं स्कूल जाने के बारे में सोचता हूँ और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद स्कूल के रास्ते निकल जाता हूँ। और जब मैं स्कूल के रास्ते जा रहा होता हूँ तभी वहाँ पे एक टाउन हॉल पड़ता है और टाउन हॉल के बगल में एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था जहाँ पर आज बहुत ज्यादा भीड़ थी। वैसे मैं बता दूं, ये जो फ्रैंको पर्शियन वार है ना, ये पिछले 2.5 साल से चल रही है और इन 2.5 सालों में इस बुलेटिन बोर्ड में सिर्फ खराब न्यूज ही छपी है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रांस ने कौन कौन से बैटल्स हारे हैं और एल्सिक और लॉरेन जो है ना वो कैसे फ्रांस से छीना जा चुका है और अब वो पर्शियन के हाथों में। और यही कारणों के वजह से मैं सोचने लगता हूँ कि आज इस बुलेटिन बोर्ड के सामने इतना भीड़ क्यों है, मतलब आज क्या नोटिस आया है। जरूर आज भी कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा छपा होगा। और यही सब चीजें मेरे माइंड में चल रहे होते हैं जब मैं स्कूल के रास्ते जा रहा होता हूँ। मैं चाहता तो जाके वहां पर देख सकता था लेकिन मैं स्कूल के लिए बहुत ज्यादा लेट हो रहा था। तभी मैं देखता हूँ कि उस बुलेटिन बोर्ड के पास में एक ब्लैक स्मिथ खड़ा था और उस ब्लैक स्मिथ के साथ एक ट्रेनी भी था। ट्रेनी मतलब जो उसके अंदर काम करता है। तो वो ब्लैक स्मिथ मेरे तरफ देखता है और सरकास्टिक वे में कहता है, अरे फ्रांस, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? आराम से आओ, खड़े होकर देख लो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। वैसे भी अभी स्कूल स्टार्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम है। बेसिकली वो मेरी फिरकी ले रहा था और लेगा भी क्यों नहीं, मैं स्कूल के लिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुका था। इसलिए मैं अब जल्दी अपना फुर्ती बढ़ाता हूँ और स्कूल के गार्डन के पास तक पहुंच जाता हूँ। देखो, जब मैं यूजुअली स्कूल जाता था तब बहुत ज्यादा शोर शराबा होता था, बहुत ज्यादा नॉइज होता था, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। नॉर्मली क्या होता था, जब मैं स्कूल जाता था तो डेस्क का आवाज आता था, डेस्क में पटकने का आवाज आता था। जो टीचर होते हैं वो जब रूलर स्केल से ऐसे करके मारते हैं डेस्क पे तो वो वाली आवाज भी आती थी। जो बच्चे होते थे, जो स्टूडेंट्स होते थे, जब वो अपने चैप्टर को पढ़ रहे होते थे, जब वो अपने चैप्टर को रिसाइट कर रहे होते थे तो उस वक्त भी रिसाइटिंग की आवाज आती थी। लेकिन आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। आज मैं जब स्कूल में घुसा तो मुझे लगा आज कहीं संडे वनडे तो नहीं है क्योंकि इतना ज्यादा शांति कैसे हो सकता है मेरे स्कूल में। पहले क्या होता था, जब मैं स्कूल में घुसता था ना तो पहले मुझे दोनों हाथों से अपने कान को ऐसे बंद करना पड़ता था, फिर ध्यान लगा के समझना पड़ता था कि आखिर आसपास चल क्या रहा है। लेकिन आज तो लिटरल वाला पिन ड्रॉप साइलेंस था। इसलिए फिर मैं जल्दी से अपनी क्लास पहुंचता हूँ
और फिर हुलक कर अंदर देखता हूँ, मतलब झांक कर अंदर देखता हूँ, तो देखता हूँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना सभी अपने डेस्क पे शांति से बैठे हुए हैं। और हमारे फ्रेंच टीचर एम हेमेल जो है ना वो एक बड़ा सा आयरन का जो रूलर है वो अपने आर्म के बीच में ऐसे फंसा कर चल रहे हैं। ये सब देखकर तो मेरी लिटरल वाली फट जाती है, मतलब मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ क्योंकि कोई टीचर ऐसे चल रहा है और उन्हीं के क्लास में मैं पढ़ के भी नहीं आया हूँ और ऊपर से मैं लेट भी हूँ, तो मतलब किसी की भी फटी जाएगी ब्रो। इसलिए मैं बहुत ज्यादा डर डर के क्लास के अंदर घुसता हूँ। लेकिन सरप्राइजिंग बात तो ये था कि जो एम हेमेल थे ना वो मुझे बहुत ही ज्यादा पोलाइटली बोलते हैं कि जाओ अपने सीट पे जाके बैठ जाओ फ्रांस, वरना आज हम तुम्हारे बिना ही क्लास स्टार्ट करने वाले थे। फिर मैं नोटिस करता हूँ कि एम हेमेल जो है ना उन्होंने आज बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहन के रखा है। उन्होंने एक ग्रीन कोट पहना है, एक शर्ट पहना है और एक अच्छा सा प्यारा सा सिल्क का कैप पहना है। और ये सभी चीज देखकर ऐसा लग रहा है कि एम्ब्रॉयडर्ड है। और नॉर्मली जो टीचर्स होते हैं वो नॉर्मल ओकेजन्स पे ऐसे ड्रेस नहीं पहनते हैं। हमारे स्कूल में टीचर्स ऐसे ड्रेस तभी पहनते हैं जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है, फॉर एग्जाम्पल इंस्पेक्शन डे हो गया या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे हो गया। इसलिए एक पल के लिए तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि आज कौन सा स्पेशल डे है, आज कौन सा स्पेशल ओकेजन है। आज मुझे स्कूल में हो रहा सभी चीज काफी ज्यादा न्यू लग रहा था, काफी ज्यादा स्ट्रेंज भी लग रहा था, काफी ज्यादा अनयूजुअल तो था ही और काफी ज्यादा सीरियस माहौल भी बना हुआ था, तो कह सकता हूँ काफी ज्यादा सीरियस भी लग रहा था। मतलब कि आज स्कूल का माहौल काफी ज्यादा न्यू, काफी ज्यादा सीरियस, काफी ज्यादा अनयूजुअल और काफी ज्यादा स्ट्रेंज था। और अगर तुम्हें लग रहा है स्ट्रेंज वाली चीजें यहीं पे खत्म हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। हमारे क्लास के जो लास्ट बेंच होते हैं वो यूजुअली खाली रहते हैं, लेकिन आज उसके ऊपर बहुत सारे सीनियर विलेजर्स बैठे हुए थे। जैसे कि एक ओल्ड हाउसर जो कि रिटायर्ड मेयर है और उन्होंने 3 कॉर्नर्ड हैट पहना हुआ है। 3 कॉर्नर्ड हैट तुमने काउबॉय को देखा है, वो लोग ऐसा हैट पहनते हैं। वैसे मैं तुम्हें दिखा दूंगा यहाँ या यहीं कहीं कहीं दिखा दूंगा तुम्हें बस। फिर एक पोस्ट मास्टर भी बैठे हुए थे और बहुत सारे सीनियर विलेजर्स और भी बैठे हुए थे। वैसे पीछे बैठे हुए जो हाउसर थे ना वो एक प्राइमरी किताब लाए हुए थे और वो जो किताब थी वो बहुत ज्यादा पुरानी थी और साइड साइड से फट भी गई थी। जो हाउसर होते हैं वो उस बुक को अपने नी पर रखकर खोलते हैं और फिर अपने जो हाउसर होते हैं वो उस बुक को अपनी नी पर रखते हैं और फिर अपने स्पेक्टिकल्स, मतलब जो चश्मा होता है, उसे उतारते हैं और उस बुक के ऊपर रख देते हैं। फिर एम हेमेल जो होते हैं ना वो काफी स्ट्रेंज टोन में कहते हैं कि अब तुम सभी लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि आज ये तुम सभी का फ्रेंच का दी लास्ट लेसन है। इसके बाद तुम सबको कभी भी फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब से एल्सेक और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा और फ्रेंच को एज अ सब्जेक्ट नहीं रखा जाएगा। अब से तुम सबको लैंग्वेज सब्जेक्ट में सिर्फ जर्मन ही पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग आज ये इस लास्ट लेसन को ध्यान से सुनोगे। शायद अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर टाउन हॉल के पास वाले बुलेटिन बोर्ड में इतनी भीड़ क्यों लगी हुई थी। क्या सचमुच अब मुझे फ्रेंच पढ़ना छोड़ना होगा, क्योंकि मुझे अभी तक फ्रेंच तो ढंग से बोलना और लिखना भी नहीं आता। काश मैंने फ्रेंच लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ा होता। मैंने जो टाइम वेस्ट करा है बर्ड्स के एक को हंट करने में वो नहीं करा होता। काश मैंने जो टाइम वेस्ट करा है सार रिवर के पास खेलने में उस टाइम को मैंने वेस्ट नहीं किया होता। काश मैंने फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ा होता। कुछ वक्त पहले तक तो मुझे जो फ्रेंच बुक्स थे ना वो बहुत ज्यादा हेवी, मतलब कि मुझ पर बहुत ज्यादा बर्डन लगते थे, लेकिन अब वही बुक मुझे एक बेस्ट फ्रेंड की तरह लग रहा है जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहता। वैसे मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आज एम हेमेल गुस्सा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शायद आज एम हेमेल का आखिरी दिन है इस स्कूल में और कोई भी टीचर अपने आखिरी दिन ऑफ स्कूल में गुस्सा तो नहीं करेगा ना। और शायद अब मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि एम हेमेल ने इतना अच्छा ड्रेस क्यों पहन रखा है। आखिर आज वह स्पेशल ओकेजन क्या है। मुझे इस बात को सोचकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि अब मैं एम हेमेल से कभी भी नहीं पढ़ पाऊंगा और शायद अब तो मैं कभी फ्रेंच ही नहीं पढ़ पाऊंगा। और मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि जो लास्ट बेंच में विलेजर्स बैठे हुए हैं ना वो शायद बस इसलिए आए हैं ताकि वो एम हेमेल को गुड बाय कह सके। एक आखिरी बार जो एम हेमेल ने पिछले 40 साल से, बेसिकली जो एम हेमेल थे ना वो पिछले 40 साल से उस स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो जो विलेजर्स थे वो चाहते थे कि वो एक आखिरी बार उनके फेथफुल सर्विसेज को जो उन्होंने 40 साल तक पढ़ाया है उसके लिए वो वहाँ पे आए हैं और वो उन्हें एक लास्ट गुड बाय कहना चाहते हैं। बेसिकली जो विलेजर्स हैं वो उन्हें शुक्रिया और गुड बाय कहने आए हैं। ये सब कुछ मुझे समझ ही आया होता है कि तभी एम हेमेल मुझे बोलते हैं कि फ्रांस अब तुम्हारी बारी है, चलो मुझे पार्टिसिपल्स के रूल्स के बारे में बताओ। मैं खड़ा होता हूँ
और फिर कोशिश करता हूँ कि मैं बिल्कुल सही बोलूंगा, बिल्कुल क्लियर बोलूंगा, लेकिन जैसे ही मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ, मैं पहला वर्ड बोलता हूँ, मैं तभी डगमगा जाता हूँ, क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ा ही नहीं होता है। लेकिन जो MML होते हैं ना, वो यूजुअली अगर मुझे इस हालत में देखते तो बहुत ज्यादा डांटते, लेकिन आज वो मुझे डांटते नहीं है, बल्कि कहते हैं कि फ्रांस में तुम पे चीखूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें बुरा लगना चाहिए, क्योंकि तुम रोज कहते थे ना कि तुम इन सब चीजों को पढ़ कर आओगे, इन सब चीजों को जल्दी सीख जाओगे। लेकिन देखो अब क्या हुआ है, तुम्हें फ्रेंच लैंग्वेज अच्छे से बोलना और लिखना भी नहीं आता है, और ये एल्सेक डिस्ट्रिक्ट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और वैसे भी अब कल से तुम लोग फ्रेंच तो पढ़ने वाले हो नहीं, क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट में अब फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा। और कल से जो लोग तुम्हें रूल करने आएंगे, जो लोग हमें रूल करने आएंगे, अब उनके पास पूरा राइट है कि वो लोग कह सके कि तुम लोग तो कहते हो कि तुम लोग फ्रेंचमैन हो, लेकिन तुम सभी को अपनी खुद की लैंग्वेज नहीं आती। पर फ्रेंड्स, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती मेरे और तुम्हारे पेरेंट्स दोनों की है। तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे ध्यान नहीं देते थे कि तुम क्या पढ़ रहे हो, उनको तो बस यही मतलब था कि तुम फार्म में जाकर, मिल में जाकर काम करो और कुछ पैसे कमा कर लाओ। और ऐसा नहीं है कि मैं ब्लेम करने के लायक नहीं हूँ, मैं भी ब्लेम करने के लायक हूँ, क्योंकि कई बार मैं तुम्हें गार्डन में प्लांट्स को पानी देने भेज दिया करता था, जबकि मैं तुम्हें रोक कर कह सकता था कि तुम फ्रेंच लैंग्वेज पे ध्यान दो और इस लेसन को अच्छे से पढ़ो। और कभी कभी जब मेरा फिशिंग करने का मूड होता था, तब मैं तुम्हें छुट्टी दे दिया करता था। तो हाँ, मैं भी ब्लेम करने के लायक हूँ। और फ्रेंच लैंग्वेज इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, और हमें इसे बचा कर रखना होगा, हम इसे ऐसे ही नहीं गवा सकते हैं। और जब जब इस दुनिया में एक पर्टिकुलर जगह के लोगों को कैद किया जाता है, तो जब तक उनके पास उनकी लैंग्वेज एज अ वेपन रहती है, उनकी लैंग्वेज उनके पकड़ में रहती है, तब तक उनके पास इंस्लेवमेंट की चाबी होती है। इसलिए हमें भी अपने लैंग्वेज में पकड़ रखना पड़ेगा, तभी हमारे पास भी इंस्लेवमेंट की चाबी रहेगी और हम भी इस कैद से आजाद हो पाएंगे। क्योंकि जो कंट्री स्लेव बन चुकी है, अगर वो कंट्री उनकी लैंग्वेज बोलना स्टार्ट कर दे जिनके अंदर वो स्लेव बनी है, तो उस कंट्री को कोई भी आजाद नहीं करवा सकता, और वो कंट्री हमेशा के लिए अपनी पहचान खो जाएगी, और वो कंट्री हमेशा एक दूसरे कंट्री के अंदर गुलाम रह जाएगी। इसलिए हमें हमारे लैंग्वेज पे हमेशा पकड़ रखना चाहिए, ताकि हम एक दिन आजाद हो सके। इसके बाद MML एक ग्रामर की बुक लेते हैं और उसमें एक लेसन को खोलकर सबको पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। और ये पहली बार था जब मुझे MML जो कुछ भी पढ़ा रहे थे, सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा था। इवन जो MML भी थे ना, वो भी काफी इंटरेस्ट के साथ, काफी डिटेल में उस चैप्टर को, उस लेसन को पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये उनका दी लास्ट लेसन है, और वो नहीं चाहते थे कि उनका कोई भी स्टूडेंट, उनका कोई भी बच्चा उस ग्रामर के लेसन को ना समझ पाए। इसलिए MML को खुद जितना भी पता था फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, और उस लेसन से रिलेटेड उन्हें जितना भी पता था, वो सभी कुछ डिटेल में सामने वाले स्टूडेंट्स को समझाना चाहते थे। फिर MML ग्रामर सेक्शन कंप्लीट करवाने के बाद राइटिंग सेक्शन को भी कंप्लीट कराने की कोशिश करते हैं। और फिर इसके बाद MML ने अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी कॉपीज, बेसिकली जो नोटबुक होता है ना, वो लाया होता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और उन सारे कॉपीज के ऊपर लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेक, फ्रांस एल्सेक, मतलब कि जो एल्सेक डिस्ट्रिक्ट है ना, वो हमेशा से फ्रांस का था और फ्रांस का रहेगा। और फिर जब सारे कॉपीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और सभी के बेंच के ऊपर रखा जाता है ना, तो ऐसा लग रहा था कि लाइन से जो कॉपीज है ना, वो कॉपीज नहीं है, बल्कि एक फ्लैग है। और जो सारे फ्लैग है ना, वो एक रॉड के माध्यम से, बेसिकली बेंच ऐसे करके रखे जाते हैं ना, तो ऐसा लग रहा था कि एक रॉड के माध्यम से सारी जो फ्लैग्स है वो कनेक्टेड है। मतलब कि वो जो कॉपीज को बेंच में रखा जाता है, इस अरेंजमेंट में रखा जाता है कि ऐसा लग रहा था कि जो भी कॉपीज है ना लाइन से, वो कॉपीज नहीं बल्कि फ्लैग है, और सभी एक बड़े से मोटे से रॉड से कनेक्टेड है। इसके बाद पूरा क्लास शांत हो जाता है और सभी अपने कॉपी में लिखने लगते हैं। इस मोमेंट पे इतना ज्यादा पिन ड्रॉप साइलेंस था कि सिर्फ स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स की आवाज सुनाई दे रही थी। मतलब कि इस मोमेंट पे जो बच्चे अपने कॉपी में लिख रहे थे ना पेन से, बस उस चीज की आवाज सुनाई दे रही थी और किसी चीज की आवाज नहीं आ रही थी। इसी बीच क्लास में एक मच्छर, मतलब कि मॉस्किटो घुस जाता है। लेकिन स्ट्रेंज बात तो ये थी कि पूरे क्लास में एक भी बच्चा रिएक्ट नहीं करता है। इससे पहले क्या होता था ना, कि अगर क्लास में कोई भी बग घुस जाता था या फिर कोई इंसेक्ट घुस जाता था, तो पूरा क्लास पैनिक करने लगता था और इसलिए सभी लोग चिल्लाने लगते थे। लेकिन आज कोई भी रिएक्ट नहीं करता है, सभी MML को लेके बहुत ज्यादा अटेंटिव थे। इवन हमारे क्लास के ऊपर कुछ कबूतर बैठे हुए थे, मतलब पीजन्स बैठे हुए थे, इवन वो तक साउंड नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो लोग भी MML की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। फिर मैं सोचता हूँ कि क्या जर्मन्स पीजन्स लोग को भी बोलेंगे कि वो लोग अपना लैंग्वेज चेंज करके जर्मन बोलना स्टार्ट कर दे, जैसे कि वो लोग हमें फोर्स कर रहे हैं कि हम फ्रेंच छोड़कर उनकी लैंग्वेज बोलना स्टार्ट कर दे। फिर मैं नोटिस करता हूँ कि जो MML होते हैं ना, वो पूरी क्लास को ध्यान से देख रहे होते हैं, ऐसे देख रहे होते हैं
पहले मानो वो एक ही बार में पूरी क्लास की फोटो अपने आंखों में, अपने दिमाग में कैद करना चाहते हो, क्योंकि वो पिछले 40 साल से इसी स्कूल में पढ़ा रहे थे एंड अनफॉर्चुनेटली अब उन्हें ये स्कूल छोड़ के जाना पड़ेगा। फिर मैं मन ही मन सोचता हूँ कि आखिर पिछले 40 साल में क्या क्या बदला है। वैसे देखा जाए तो ज्यादा कुछ नहीं बदला है, बस जो मेरे सामने डेस्क और चेयर और टेबल्स रखे हुए हैं वो थोड़े पुराने हो गए। 40 साल पहले जो मैंने वैलनट ट्री का प्लांट लगाया था वो अब बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, बेसिकली वो एक ट्री बन चुका है। और जो 40 साल पहले मैंने हॉपवाइन का प्लांट लगाया था वो इतना ज्यादा लंबा हो चुका है कि अब वो स्कूल के रूफ मतलब स्कूल के छत तक आता है। तो हाँ, पिछले 40 सालों में इतना ज्यादा कुछ नहीं बदला है। राइटिंग सेक्शन के बाद लेसन ऑफ हिस्ट्री होता है और इसके बाद होता है फेनोटिक्स। फेनोटिक्स में सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल छोटे बेबीज की तरह सारे अल्फाबेट को रिसाइट कर रहे होते हैं, जो फ्रेंच अल्फाबेट्स होते हैं ना उन्हें। फिर मुझे सुनाई देता है कि एम हेमिल की जो बहन है, जो सिस्टर है, वो पैकिंग करके वहां से निकल रही होती है क्योंकि अगले ही दिन उन्हें एल्सेक छोड़कर जाना था। और फिर इसके बाद चर्च का घंटा बजता है और जो क्लास होता है वो खत्म हो जाता है। फिर मैं देखता हूँ कि जिन सोल्जर्स को मैंने सुबह में देखा था मार्च पास्ट करते हुए, वो सभी वापस आ रहे होते हैं, वो भी ढोल बाजा बजाते हुए। और फिर इसके बाद क्योंकि क्लास खत्म हो जाता है तो सभी विलेजर्स जो पीछे बैठे हुए थे वो खड़े हो जाते हैं एमएमएल को रिस्पेक्ट देने के लिए। इवन जो ओल्ड हाउसर भी होते हैं ना, वो भी खड़े हो जाते हैं। पहले तो ओल्ड हाउसर अपने चश्मे को पहनते हैं, बुक को हाथ में लेते हैं और फिर खड़े होकर बोलने लगते हैं। लेकिन जब वो बोल रहे होते हैं ना तो ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल रोने जैसा हो चुके हैं। वो जो ओल्ड हाउसर थे उनकी आवाज में बहुत ज्यादा कपकपाहट थी और इससे साफ पता चल रहा था कि वो रो रहे हैं। और एक तरफ तो ये देखकर काफी फनी लग रहा था कि वो इतने मैच्योर है, इतने ज्यादा ओल्ड है, फिर भी रो रहे हैं। लेकिन एक तरफ मैं भी बिल्कुल ओल्ड हाउसर की तरह ही एम हेमिल को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुका था। बस एम हेमिल को लेकर नहीं, इस लास्ट लेसन को लेकर। इसके बाद मैं क्लास से कुछ कहना चाहता था, आई, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाता हूँ। इसलिए मैं मुड़ता हूँ बोर्ड की तरफ और अपने हाथ में चौक लेता हूँ और जितना बड़ा हो सकता था उतने बड़े लिखने की कोशिश करता हूँ और लिखता हूँ विया लव फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। इसके बाद एम हेमिल जो होते हैं ना, वो हमारी तरफ टर्न नहीं होते हैं, वो वॉल के साइड ही रहते हैं। इसके बाद एम हेमिल थोड़ा बेंड होते हैं और अपने जेस्चर से बताते हैं कि अब क्लास खत्म हो चुका है और वो अब जा रहे हैं। एंड इस तरह से तुम्हारा ये जो स्टोरी है वो खत्म होता है। देखो, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आता है तो तुम प्लीज शेयर कर दिया करो, तभी व्यूज आएंगे, और अगर व्यूज आएंगे तभी तो वीडियो रैंक करेगा, और अगर वीडियो रैंक ही नहीं करेगा तो फिर ये वीडियो किसी तक पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, मतलब मैं लालची नहीं हो रहा हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि सभी तक ये वीडियो पहुंचे। इसमें लालच भी ऐड कर लो थोड़ा सा। ठीक है, तुम लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आई होप सो तुम लोग इस वीडियो में 2K लाइक्स कर दोगे। कमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम लोग कमेंट ही नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा ना वीडियो अच्छी थी, बुरी थी, नॉर्मल थी, एवरेज थी। और हाँ, कुछ तुम्हें लाइक कहीं पे प्रॉब्लम लगे, कोई पार्ट समझ में नहीं आ रहा, तो तुम लोग कमेंट कर दिया करो कि इस पार्ट को तुमने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, मतलब तुम्हें जो बोलना है बोलो। मैं यार भैया तुम्हारा टीचर थोड़ी हूँ। अब मैं जा रहा हूँ, बाय बाय।